हैं आप? बहुत बढ़िया जी, मैं तो वही करते आया हूँ, नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक। एनर्जी है जी, बस एनर्जी मिलती है मुझे इससे। बहुत सारे लोग जो हैं आज आपको तरह तरह के नाम से जानते हैं। जी जी चाहे वो जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा कि एक नमक शमक की जी बात जी मैं कह लूँ, या जुबान की बल्ले बल्ले हो जी गई, या और भी कई सारे ऐसे जो आपके बनाए हुए जो वन लाइनर्स जो हैं, जी जी जो इन दोनों तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हाईलाइट्स जी हैं और बहुत ज़्यादा वायरल हैं। अब जब फैमिली का वो आदमी जो ऑलरेडी रेलवे की नौकरी कर रहा है, जी ठीक है, और परिवार में ऐसा माना जाता है कि यार कि सरकारी नौकरी मतलब वही सब कुछ है और बाकी जी, आप जो प्राइवेट जॉब्स या बिल्कुल जो भी नौकरी कर रहे हो सिर्फ आप एक कर रहे हो गुलामी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जो जिस तरह से हमने यहाँ की, अगर हम पुरानी अगर हम बातों की हम हाँ। बात करें, आपने परातों की बात जी की, जी आपने की यादों की, आपने मुझे जो बात बताई, क्योंकि पुराने ख्याल थोड़े वैसे ही हुआ जी करते जी थे। अब उसके बीच में आपने पिताजी को बताया कि मुझे करना है होटल मैनेजमेंट का कोर्स जी और मुझे जाना है भुवनेश्वर जी और वहाँ से मैं ये कोर्स करूँगा। जी। उनका पहला रिएक्शन क्या था? उनको भी ऐसा लगा कि ये नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि हम बगल वाले को देख रहे थे। अब वहाँ जाके मैंने जब समझा तो, और वापस आके उन्होंने पूछा कि हरपाल तुम्हें करना क्या होता है, तो मैंने कहा कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें, कोर्सेज है जहाँ पे आप होटल के मैनेजर बनते हो, और शेफ़ बनते हो, और बढ़िया बढ़िया चीज़ें होती है। बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे ज्वाइन, और फ्रांस में बहुत बड़ा दर्जा है इसका। बोले वो सब मुझे नहीं पता, इंडिया में क्या है वो बता, क्योंकि उनके जो नेबर्स, हमारे जो नेबर्स थे, जो उनके फ्रेंड्स थे, उनके बच्चे वगैरह सब आईआईटी में थे। तो वो उन्होंने बोला यहाँ बता क्या है, तो मैंने कहा ठीक है यहाँ बता देता हूँ मैं। तो बोला नहीं नहीं, मैं बोला यहाँ मेरी जो लाइकिंग हो गई है वहाँ पे जाके, वो शेफ़ बनने की हुई है। तो उन्होंने पूछा चेफ़ क्या होता है, ये हमको नहीं समझ में आता, चेफ़ क्या होता है, हिंदी में समझा तू मुझे। तो मैंने कहा यार शेफ़ जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड है, और फ्रांस में बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है इसको। मतलब वो मुझे देख ना, मुझे फ्रांस जाना है ना, मेरे पास इंडिया में इतने क्या है ये पैसे। बताओ हर बार। इंडिया में क्या है पाल, तू ये बता मुझे। अब मुझे पता था कि ये बात सुन के उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो बहुत टाइम के बाद डिस्कशन होते रहा। फिर मैंने कहा देखो ऐसा है कि मैं जो बोलूँगा ना आपको गुस्सा आ जाएगा। बोले क्या? मैंने कहा देखो एक्चुअली बेसिकली हिंदी में अगर कहूँ तो मैं एक तरीके से हलवाई बन रहा हूँ। कहते वो चंदू हलवाई, पागल हो गया तू, इज्जत है नहीं, लोग क्या कहेंगे। तो उस दौरान वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे, थोड़े से डिमोटिवेटेड भी हो गए थे कि ये हलवाई बनने जा रहा है, ये बावर्ची क्या, बनेगा ये। हाँ मतलब बावर्ची बनेगा, और लोग क्या कहेंगे। हमारे घर में तो जब कोई खाना शादी वादी होती तो लोग कड़छे वड़छे लेके आ जाते चूल्हा, ये वैसे काम करेगा, यहाँ वहाँ जाके लोगों के घर में खाना बनाएगा। तो बहुत समझाने के बाद उनको बोला, मैंने कहा नहीं मैं 5 सितारा होटलों में काम करूँगा और मैं और कहीं नहीं जाने वाला हूँ, वहाँ बड़ी इज्जत होती है, अलग लेवल की नौकरी होती हो। तो बोले यार वो सब नहीं पता, मैं तो लोगों को बोलने लायक नहीं रहा हूँ, मैं लोगों को क्या बोलूँ, क्योंकि उनके दोस्त भी बोलते थे अच्छा ये चंदू हलवाई बनेगा। क्योंकि मेरे स्कूल टीचर्स भी मुझे पूछते थे, उनको भी नहीं पता था, क्योंकि स्कूल में मैं पहला या दूसरा, मेरे ख्याल से दूसरा कैंडिडेट था या तीसरा कैंडिडेट था, जहाँ पे टीचर्स को पता भी नहीं था होटल मैनेजमेंट क्या है। तो उन्होंने कुछ जो फ्रेंड्स थे मेरे, उनके पिताजी जो थे वो हमारे बायोलॉजी टीचर थे मुझे याद है, और फिज़िक्स के भी टीचर थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा हरपाल व्हाट विल यू अल्टीमेटली बिकम। सो मैंने उनको बोला कि आई विल बिकम अ शेफ़, दैट्स व्हाट आई एम लाइकिंग। नो नो टेल अस व्हाट इज़ दैट इन हिंदी और व्हाट लैंग्वेज वी अंडरस्टैंड। तो फिर मैंने बोला तो वो भी अच्छा यार तू हलवाई बनेगा। तो ये टाइप का माहौल था उस वक्त, जब मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या बनना चाह रहा हूँ। तो एंड नतीजा जो है, आज मैं बड़े प्राइड लेके, मतलब बड़े प्राउडली कहता हूँ कि मैं बावर्ची हूँ, लेकिन उस समय मैं नहीं कह पाता था कि मैं बड़े, इतना प्राइड लेके नहीं कह पाता था कि मैं बावर्ची हूँ, क्योंकि उस समय लोग नहीं समझते थे। आज समझते हैं लोग, तो आज उनको कोई एतराज़ नहीं है। कहीं ना कहीं लेकिन आपको उस वक्त बुरा लगा यार कि मैं कुछ शुरू करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, या मैं मेरी शुरुआत लगता को है, लोग स्टार्ट में ही लोगों ने बहुत ज़्यादा जज करना यहाँ पे शुरू कर दिया? एग्जैक्टली वो छोटे शहर में आज भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, कि इतना टेलीविज़न में हम लोग इतना काम करते हैं आज के ज़माने में, लेकिन और एक ग्लैमर कोशेंट हम लेके आए हैं बहुत सारे शेफ़ जो हैं, लेकिन फिर भी छोटे शहर में वो एलिमेंट तो है कि नहीं यार ये बावर्ची बनेगा, है ना। तो उस समय भी वो परेशानी ज़रूर रही है, मैं कहूँगा कि परेशानी थी, परिवार को भी थी, पिताजी को भी थी। और जब मैं होटल मैनेजमेंट पास करके मुझे नौकरी लग गई थी, क्योंकि प्राइम इंटेंट ये था कि नौकरी मिलनी चाहिए,
जब नौकरी मिल गई ट्रेनी कुक की, तो हम एक बार ओबरॉय भुवनेश्वर में काम कर रहे थे, तो पिताजी आए मिलने के लिए। तो मैं उस समय कैफेटेरिया में काम कर रहा था, तो पिताजी को बिठा के उन्होंने लंच वंच करवाना शुरू कर दिया एचआर वाले ने। तो एचआर की वो पॉलिसी थी कि भाई कोई भी पेरेंट वेंट आए तो मिलने देते थे, और मैं कहीं कोने में बैठ के बर्तन साफ कर रहा था, वो पिताजी ने नोटिस कर लिया और उन्होंने कुछ बोला नहीं, चले गए वो मिल माल के मुझे। तो यूनिफॉर्म वगैरह देखा तो उनको समझ में आया, अच्छा ये यूनिफॉर्म होता है, ऐसा होता है। घर चले गए। मैं 2-3 महीने बाद जब घर गया तो माता जी ने पूछा कि बेटा तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा बोलो। तो बोले ऐसा है, पिताजी जब गए थे तुमसे मिलने के लिए, उन्होंने देखा कि तुम बर्तन वर्तन साफ़ कर रहे हो बड़े बड़े, क्या तुम ज़िंदगी भर ऐसे ही करते रहोगे? वो बड़े डिप्रेस्ड हैं इस चक्कर में कि मेरा बेटा बर्तन साफ़ कर रहा है बड़े बड़े होटलों में, ये तो नहीं, इसके लिए तो नहीं पढ़ा है मैंने। तब उन्होंने मुझे परस्यू भी किया था कि बेटे तुम ना रेलवे ज्वाइन कर रहे हो, एटलीस्ट गवर्नमेंट की नौकरी है, इज़्ज़त है। जैसा आपने अभी बोला कि उस ज़माने में गवर्नमेंट की नौकरी की इज़्ज़त अलग ही थी। और आपके संबंध कैसे थे पिताजी के साथ में? वो अच्छे थे, मतलब, लेकिन वो छोटे शहर वाला माहौल था। हम मेरे ख्याल से बहुत लोग ये रिलेट कर पाएंगे कि बातें होती है बड़ी लिमिटेड, ठीक है, वो एक कमरे में आए, आप वहाँ से निकल के दूसरे कमरे में गए। और मैं समझता हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि ज़्यादा ट्यूनिंग कहाँ होती थी? माता जी। किसी को बुलवाना है तो माता जी के थ्रू पिताजी को बुलवाना है, तो ये हमारी कहानी होती थी। करेक्ट है सर, मैं समझ सकता हूँ ये जो आप कह रहे हैं। बहुतों की है ये सेम, ये बहुत लोग मेरी उम्र के गुजरे होंगे इस रास्ते अपनी से। कोई भी बात कहना है तो एक माँ के थ्रू जाना जी, है। एक माध्यम चाहिए हमें। हाँ। और छोटे शहर में ये होता था, पिताजी इधर आए तो आप उधर गए, वो उधर गए तो वो समहाउ वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फियर है, वो एक तरीके से एक रेस्पेक्ट था। आज के लोग में कहते हैं सो व्हाट, मतलब मैं बेटी को नो 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 दिस इज नॉट डन मैन, यू हैव टू सिट एंड टॉक टू अस। आज की तारीख में हम अपने बच्चों के पीछे भागते हैं। सो कैसी गल्ला होती थी आपकी उनके साथ में जब कभी होती थी, मतलब कभी कभी माहौल जब बनता था, पंजाबी फैमिली है तो माहौल बनता था तो बड़ा मज़ा आता था। फिर माहौल बनता था तो बड़े दिल की बातें होती थी, फिर उनको बताता था मैं कि ये करना है, ये करना। उस समय भी वो खुश होते थे, वो यही बोलते थे कि बेटे देख ले, तू ही कर रहा है, तुझे ही काम करना है, मुझे तो नहीं करना, मैंने तो जो करना था तेरे लिए कर दिया। तो वो उस तरह का माहौल होता था। वैसे भी वो मतलब वो ऐसा नहीं था कि वो हमारे से लिमिटेड बातें करते थे, लेकिन वो खुश रहते थे कि हाँ ठीक है। वो मतलब उनको एक हमेशा रहता था कि हाँ बच्चे जगह पे लग जाने चाहिए। तो जब चारों भाई बहन हम लोग, तो एक भाई जो है बैंक में लग गया, इंडियन बैंक में लगा, गवर्नमेंट नौकरी लग गई उससे। एक बेटी बढ़िया टीचर बन गई, दूसरी भी बढ़िया टीचर बन गई। तो जब सब लग गए ना तो उनको लगा कि हाँ चलो सब अब अपनी अपनी जगह में काम कर रहे हैं तो ठीक है। आपके ऊपर प्रेशर था उस वक्त ज़्यादा? शुरू में था, क्योंकि भाई सब अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, सब आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, शुरू में बहुत था, क्योंकि फ्रेंड्स के ज़रिए, क्योंकि पीयर प्रेशर ज़्यादा था। कुछ बहुत सारे जो मेरे बहुत करीबी फ्रेंड्स थे, कुछ आईआईटी में थे, कुछ मेडिकल कर रहे थे, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस से निकले थे। तो वो जब उनको देखता था तो मैं एकदम ऑड मैन आउट होता था जब भी उनके बीच में रहता था। तो कुछ टाटा में थे, टेलीकॉम में थे, मतलब टाटा में थे ज्वाइन किए, कुछ इंजीनियरिंग फर्म्स में ज्वाइन किए। तो जब बातें होती थी तो फिर मैं भी थोड़ा शान से ही बोलता था कि भाई हम 5 सितारा होटल में हैं, तुम कहाँ जा पाओगे, तुम्हारी सैलरी नहीं है इतनी। तो हम अपने अंदाज में बोल देते थे, लेकिन वो एलिमेंट था। फिर भी उस समय इंजीनियर वॉज ऑलवेज एन इंजीनियर। आज के ज़माने में वो नहीं है बात, लेकिन उस समय तो थी सर। बट हरपाल जी, आज की तारीख में तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो गई हैं और कोई भी चीज़ चाहिए तो इजीली मिल जाती है सोशल मीडिया पे या कहीं से भी कैसे भी आप ढूंढ लेते हो। आपके टाइम में आप क्या रिजेक्शन जो आपने सबसे ज़्यादा फील किया हो उस वक्त, वो क्या था? वो मतलब ये था कि देखिए बुक्स थी हमारे पास बहुत सारी, तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते थे, लेकिन वो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं थे। तो आप कैसे करोगे? आप उनका ऑल्टरनेटिव ढूंढते थे। आज की तारीख में देखिए एक्सेस टू इंग्रेडिएंट्स आसान है, इकॉनमीज़ ओपन हो गई है, ठीक है, ट्रेड ओपन हो गया है, तो बहुत सारा ट्रेड यहाँ आता है, बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान से बाहर जाती है। अब मेरे रेस्टोरेंट जो हिंदुस्तान के बाहर है, वहाँ पे हिंदुस्तानी खाना बनाना आसान है, पहले ज़माने में नहीं था। धनिया पाउडर काला मिलता था, कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, लाल मिर्च कभी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, तो खाना जो बनता था वो वैसे ही बिकता था। आज की तारीख में ऐसा नहीं है। विलायत में भी हिंदुस्तानी खाना बनता तो बिल्कुल बाकायदा एकदम सुपर हिट बनता है।
हिंदुस्तान में भी अगर इटालियन खाना बनता तो सुपर हिट बनता है। भाई फ्लावर इटली से आती है, फ्रांस से इंग्रेडिएंट आते हैं, यूरोप से आते हैं, ऐसे बहुत जगह से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं जिनका एक्सेस आपके पास है, तो वो एक्सेस आप यूटिलाइज कर सकते हो। ये हमारे ज़माने में नहीं था। हमारे ज़माने में हिंदुस्तान की चीज़ें नहीं मिलती थी आसानी से, बाकी तो छोड़ दीजिए। आज की तारीख में अगर मुझे मणिपुरी ब्लैक राइस या उधर के मतलब असमीज के वहाँ से बैम्बू खार चाहिए मुझे, वो आसानी से मिल जाता है मुझे। तो ये चीज़ें मिलती आज आसान है ये चीज़, उस समय नहीं थी। इसलिए उस समय जो मैं मेन्यू आइटम्स भी देखता था, उस समय मेन्यू आइटम्स भी लिमिटेड थे। आप कोई भी 5 सितारा होटल का मेन्यू पकड़ लीजिए, आज से 25-30 साल पहले का मेन्यू देखेंगे और आज की तारीख में जो मेन्यू देखेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो ये ग्रोथ हुई है। आज मुझे कम से कम 5000 रेसिपीज़ मेरे जहन में होनी चाहिए, कम से कम, मतलब, और वो मुझे बनानी आनी चाहिए। कहीं मैं मिस हुआ तो मैं फट से नेट पे जाके मैं चेक करता हूँ, अच्छा मैं कहीं कोई इंग्रेडिएंट तो नहीं मिस कर रहा हूँ, कोई ऑथेंटिसिटी के लिए कोई चीज़ मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ। उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय उस्ताद को, और उस्ताद नहीं टाइम नहीं है, कौन बोल रहा है, तो फ़ोन ही नहीं होते थे, बाकी तो छोड़ दिए। उस्ताद कौन हुआ करते थे आपके? अरे पुराने ज़माने के जो अनपढ़ उस्ताद होते थे, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब खाना सीखा है, तो वो बचपन से बावर्ची रहे हैं, खानसामा रहे हैं, तो जिसको कहते हैं ना, मोरी में काम करना सीखा, कि पहले बर्तन मांजे, फिर प्याज काटना सीखा, फिर उस्ताद की मार खाई, फिर खाना बनाना सीखा, तो वो वाली कहानी थी। तो सीखते सीखते वो बड़े हुए हैं। तो आज की तारीख में वही मैंने उनके साथ काम किया, आज की तारीख में वो है नहीं जी। वो आज की तारीख में स्मार्ट शेफ्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, स्मार्ट है, क्यूजीन को देखने का तरीका, नज़रिया अलग है। इंटरनेट बहुत मदद करता है उनकी। हरपाल सिंह शुरू से टीवी पे आना चाहते थे या ये सिर्फ एक लक बाय चांस हुआ है? ये मैं ऑनेस्टली कहूँगा कि मतलब जो पब्लिक अपीयरेंसेस थी ना, ये मेरा कभी फोटे नहीं था। मेरे क्लास में भी जब क्लास 12 तक जब ड्रामा या एक्सटेम्पो या स्पीचेस होती थी, तो मैं बैक बेंचर हुआ करता था। मैं ऑर्गेनाइज कर देता था मेरे फ्रेंड्स के लिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, इस बात में कितनी सच्चाई है। जब आप पहले शो के लिए आप जाते हैं और वहाँ पे बोला जाता है कि आप फिट नहीं है या आपकी आवाज़ ठीक नहीं है, मैं इस पे आऊँगा, आपको बताऊँगा ये चीज़। तो मतलब उस समय जो बचपन में ना, ये सब बैक बेंचर वाली कहानी थी। हम नहीं जाते थे आगे। पिताजी नाचने के लिए कहते थे बारातों में, तो हम भाग जाते थे। पिताजी कुछ अपने फ्रेंड्स के बीच में, पुरानी आदत होती है ना, चल कुछ पोइट्री बोल के सुना, चल कुछ गा के सुना, तो हम खटिया के नीचे भाग जाते थे। तो पिताजी कई बार मतलब लगा भी देते थे 2-4 चाटे, यार तू कुछ करता नहीं है, बेइज्जती कर देता हमारी। अब बाकी उनके, क्योंकि उनके फ्रेंड्स वगैरह के जो बच्चे थे वो अच्छी बातें कर लेते थे, अच्छी पोइट्री बोल देते थे, उनके बीच में रह के बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमें नहीं आती थी। लेकिन जब हमने IHM ज्वाइन किया, IHM में वो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपना देखा कि ठीक है, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, बोलते थे हिंदी, ठीक है, और जब IHM ज्वाइन किया तो पता चला अरे साला ये IHM है तो इसमें पूरी इंग्लिश ही चलेगी। तो फिर इंग्लिश मीडियम का वो प्रभाव पड़ा, वो पढ़ने का असर आया, तो बातें भी वैसे होती थी क्योंकि माहौल वैसा था। तो वो माहौल से जब निकले आगे चल के, तो ये समझ में आया कि यार ये ना कहीं आगे रहना पड़ेगा हमें, तो हमको आगे आना है। एक चीज़ अच्छी थी कि आई वॉज अ गुड टीचर। मैं कोई भी चीज़ अपने अंदर नहीं रखता था, मैं रेसिपी भी अपने अंदर नहीं रखता था, मैं लोगों को बताता था ये ऐसे काम कर, ऐसे काम कर, क्योंकि मुझे जो मैं जानता था वो सिखा के मुझे आगे बढ़ना। तो मैं हमेशा सिखाता था और मैं कहता हूँ अब इसने सीख लिया, अब तो ये मेरे बराबर हो गया, तो अब इसके आगे मुझे जाना है, तो मुझे नई चीज़ सीखनी है। तो वो मेरे अंदर बहुत था, और लेकिन मैं इस चीज़ से डरता भी नहीं था कि मैंने इसको सिखा दिया तो मेरा क्या होगा। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी मेरे अंदर। एंड धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया कि ठीक है, मैं एक अच्छा टीचर हूँ, मैं कोई भी चीज़ अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ, मैं बातें अच्छी कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे वो शेल ब्रेक हुआ और वो पब्लिक के सामने आने का मौका मिला। तो मुझे वो लगा कि अपने आप से मैं पूछता था, ठीक है मैं खाना तो अच्छा बना लेता हूँ, जो मैं खाना अच्छा बनाता हूँ वो गेस्ट के पास जाता है तो गेस्ट क्या बोलता है, वो मुझे सुनना चाहिए या मेरे रेस्टोरेंट के मैनेजर को सुनना चाहिए? तो वो मुझे सुनना है, तो मैं गेस्ट से मिलता था। तो मेरे GM कई सारे होते थे, वो कहते थे तू कभी भी किचन में नहीं दिखता। मैंने कहा सर जो खाना बनाया वो कैसे बिक रहा है वो तो पता होना चाहिए। नो मैन, यू शुड बी इन द किचन।
मैनेजिंग योर किचन। तो ये मैं अपने जीएम से भी सुनता था। ऐसा नहीं कि उनसे नहीं सुनता था, लेकिन वो भी थक जाते थे कि नहीं, इसको फ्रंट में ही रहना है। कई बार बैंक्वेट की बुकिंग होती थी तो मैं सेलिंग करता था, मैं कहता था नहीं मैं डिसाइड करूंगा, मैं थीम डिसाइड करूंगा, मैं ये करूंगा। तो वो करते 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 मैंने जो शेल ब्रेक किया अपना, और शेल ब्रेक करके जो मैंने अपने आप को आगे रखा, फिर मैं कभी पीछे नहीं हटा। तो वो उस चीज़ ने मुझे टेलीविज़न में मदद दी, ठीक है। और मैं ये भी कहूँगा कि मेरे एक डायरेक्टर थे, मैंने कई समय पहले से टेलीविज़न शुरू कर दिया था। तो जी का जब खाना खजाना प्रोग्राम शुरू हुआ था ना, संजीव कपूर जी ने मेरी मदद की थी, क्योंकि वो शो में सारा ऑर्गेनाइज कर रहे थे, खुद भी बहुत सारी रेसिपीज़ और एपिसोड्स कर रहे थे, क्योंकि प्रोड्यूसर अंशल मेहता और मरलिन थे, वो खुद भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और वो उन दोनों प्रोड्यूसर्स की मदद कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे भी अपॉर्चुनिटी दी और बहुत सारे शेफ्स को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। तो जब एडिटिंग हुई तो जी वालों ने डिसाइड किया कि यार ये जो शेफ़ है हरपाल सिंह, इसका बोलने का तरीका सही है, ये बहुत अच्छे से समझा रहा है रेसिपी को, तो शुरुआत इससे करते हैं। फिर उन्होंने 3-4 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, उसमें संजीव जी थे, मैं था और एक लेडी थी यूपी की, ठीक है। लेकिन मैंने समझा नहीं, मैंने टेलीविज़न को उस समय उतना नहीं दर्जा दिया, तो मैं आगे चले गया, मैं एग्जीक्यूटिव शेफ बन गया 5 सितारा होटल का। मैंने कहा नहीं, थोड़ा समय और होटल में बिताते हैं। आपने टीवी को लाइटली ले लिया? टीवी को मैंने लाइटली ले लिया उस समय, लेकिन जब मैंने लाइटली लिया और मैंने वो अपॉर्चुनिटी खोई, तो धीरे धीरे अंदर एक जागरूकता जागी कि यार नहीं, कुछ तो मैंने खोया। तो मैंने क्या किया, मैंने नागपुर में जाके मैंने केबल टीवी में अपना शो शुरू कर दिया। मैंने कुछ माध्यम से अपने लिंक से बाकी टेलीविज़न चैनल में अपनी प्रेजेंस फील करानी शुरू की। तो ऑन एंड ऑफ टेलीविज़न में रहा मैं। और जब मुझे सीरियस मौका मिला तब मैं सीरियसली मैंने कहा कि अब सीरियस मौका मिला है तो अब नहीं छोड़ेंगे, अब रहेंगे इसमें। तो वो करीब 2000 था मेरे ख्याल से, 2001 की बात है ये। कैसे मिला आपको टर्बन तड़का? तो ये संजीव कपूर जी फूड चैनल लॉन्च कर रहे थे, तो उनको चैनल लॉन्च करते वक्त उन्हें टैलेंट की ज़रूरत थी, और उनको पता था कि टैलेंट कहीं बाहर क्यों जाऊं, मेरे ऑफिस में ही एक सबसे बड़ा टैलेंट है, तो उसको ही मैं आगे लूं। तो वो शो वगैरह जो बोला हरपाल शो करेगा तो सोचना शुरू कर, तो मैंने सोचना शुरू किया, सब किया। तो मैंने शो का नाम भी मैंने खुद ही दिया, टर्बन तड़का। और जो उनके खाना खजाना के प्रोड्यूसर थे वो भी डायरेक्टर थे, वो भी मेरे भी डायरेक्टर थे, गिरीश मधु। तो गिरीश मधु जी मुझे ट्रेनिंग देते थे और बताते थे हरपाल जी ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो तब जब मौका मिला मुझे सीरियसली, और तब मैं आगे बढ़ा। और उस समय संजीव जी ने एक बैंक बना ली थी 15-16 एपिसोड की, अच्छी खासी। और जो रिजेक्शन की बात आई थी ना, संजीव जी को तो पता था मेरा टैलेंट क्या है, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कितना बढ़िया हूँ, संजीव जी बहुत अच्छा जानते थे। लेकिन जब वो एपिसोड संजीव जी ने चैनल को दिए, और चैनल में कुछ जो महारथी थे, डायरेक्टर वगैरह जो भी थे, जो वाइस प्रेसिडेंट कंटेंट क्रिएशन एंड सब थे, उन्होंने मेरा वो जितने एपिसोड से सब रिजेक्ट कर दिए, सारे रिजेक्ट कर दिए, सारे, इसी बेसिस पे कि ये दिखता अच्छा नहीं है, इसकी आवाज़ बहुत बेकार है, ठीक है जी, ये टेलीविज़न के लायक नहीं है, लायक ही नहीं है। तो ये क्लियर था, और मैं बहुत डिप्रेस होता था। संजीव जी को मैं बोलता भी था, मैंने कहा सर कुछ तो करो, चैनल आपका। ये तीनों बातें बहुत बड़ी थी, तोड़ देने वाली बातें हैं। तो संजीव बोले यार हरपाल देखो, ऐसा है कि मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और अगर उन्होंने ले लिया एपिसोड तो ठीक है, लेकिन वो काम नहीं करना चाह रहे हैं, ये 3 कारण। अब मैं बड़ा डिप्रेस होता। तो कैसे न कैसे करके संजीव जी ने पुश किए अपने एपिसोड्स, ठीक है जी। पुश करने के बाद वो जो चले वहाँ पे फूड में मुझे जोश आ जाता है ये बोलने में। मैं एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आपकी आंखें भी नम हो गई हैं। मैं समझ रहा हूँ कि वो बात आपको कितनी बुरी लगी। बिल्कुल। और वो मैं कहूँगा ना कि वो ना चैनल शुरू हो गया, आपके पास एपिसोड है, फूड शुरू हो गया, आपके पास एपिसोड है, आप पूरे उम्मीद में है कि आप स्टार कलाकार बनोगे, और आपको ही नहीं लिया जा रहा। हाँ, अब इसको लेके आप क्या ही बोलोगे, क्या करोगे? वो कैसे न कैसे मैं संजीव जी को बोलूँगा कि थैंक यू संजीव जी कि आपने पुश किया। तो जब पुश करने के बाद जब ऑडियंस ने जो रिस्पॉन्स दिया, प्यार दिया, वो फिर ऐसा हो गया था कि भाई फूड अगर चल रहा है तो वो टर्बन तड़का शो के कारण चल रहा है।
संजीव जी तो महारथी थे ही थे, लेकिन उसमें और महारथी अच्छे जुड़ गए, तो वो बहुत बड़ा प्रेजेंस क्रिएट हो गया। ठीक है जी, और ये बहुत बड़ी बात थी। तो कहीं ना कहीं आपको उस वक्त ऐसा फील नहीं हुआ कि यार कि यहाँ पे मैंने तो सपने देखे हुए अपने लिए बहुत सारे, और यहाँ पे कोई आया और मेरे सपने तोड़ के चला गया? बिल्कुल ऐसी बिल्कुल फीलिंग थी, कोई इसमें डाउट नहीं थी कि कि अब सपने टूट गए, अब तो नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो गए थे। मेरे जो फेलो कलीग्स थे, शेफ्स थे, उनको नए एपिसोड्स करने के लिए मिल रहा था। उनका पहला वाला सीज़न जो है ख़त्म हो गया था, उनको नए एपिसोड्स करने मिल रहे थे और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो कैसे न कैसे पुश करके जब संजीव जी ने आगे चैनल प्रोग्राम चलाया और जब लोगों ने प्यार दिया, अनबिलीव मी कि एक रिपीट हुआ। पहले नॉन प्राइम टाइम, जिसको हम कुकरी का प्राइम टाइम कहते हैं, वो दिन का होता है, 2 बजे से 4 बजे का होता है, या एकदम लेट नाइट का होता है। तो जो प्राइम टाइम था मुझे नॉन प्राइम टाइम में डाल दिया। वो नॉन प्राइम टाइम में शो इतना हिट हुआ, पूछिए मत। फिर लोगों की डिमांड आई कि इसको रिपीट करिए, नहीं रिपीट करिए, तो दूसरा रिपीट, दिन में तीसरा रिपीट, तो दिन में 6 रिपीट होते थे। मैं 18 एपिसोड का बैंक था, वो 6 से 8 महीना चला। जब 6 से 8 महीना चलने के बाद जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, उन्होंने अपने क्लोज सर्किट ऑडियंस का रिव्यू वगैरह लिया, तो उन्होंने जब बोला कि भाई एक और स्टार आ गया है वहाँ पे फूड में, तो ये बहुत बढ़िया, तब जाके मेरे नए एपिसोड बनने शुरू किए। और जब नए एपिसोड बनने शुरू हुए तब खुशी हुई, और मेहनत जी जान लगा के हमने बड़ी मेहनत की। आपने बोला नहीं उस वक्त उनसे यार कि अब नहीं करूंगा मैं आपके साथ में काम? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब एक होता ना कि ठीक है, आप जिसकी जैसी सोच थी उन्होंने वैसे किया, ठीक है ना। अब ऑडियंस की सोच जो थी, ऑडियंस ने मुझे प्यार दे दिया। आज की तारीख में बिलीव मी, हाल ही में मैं एक पंजाबी टेलीविज़न के लिए प्रोग्राम करके आया हूँ, तो पीटीसी में, और वहाँ पे जो पीटीसी के एक सेगमेंट के हेड थे, सरदार जी थे, मैं बात कर रहा था, मैं अपना पॉडकास्ट कर रहा था उनके साथ। तो वो पॉडकास्ट ख़त्म हुआ ना, तो वो आए मेरे पास, बोले हरपाल जी आपकी आवाज़ में इतना बढ़िया बेस है ना, इतनी बढ़िया आवाज़ है। तो मेरी सारी स्टोरी रिवाइंड हो जाती है इमीडिएटली। मैं वापस उस दौर पे पहुंच जाता हूं कि यार इस आवाज़ को तो रिजेक्ट किया था। एंड बिलीव मी, बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि सर आपकी आवाज़ जो है ना, दुनिया में बहुत ही अलग हटके आवाज़ है। लोगों के पास, मतलब लोग आपकी आवाज़ कहीं भी सुनेंगे तो इमीडिएटली कहेंगे कि ये शेफ हरपाल सिंह सोखी है। बट लेकिन हरपाल जी, आपको पता है कि अमिताभ बच्चन जी को भी यही हुआ था। आवाज़ की वजह से उनकी आवाज़ रिजेक्ट किया गया था। मैं हमेशा कहता हूँ, रेडियो स्टेशन में वो गए थे और वहाँ पे उनको रिजेक्ट किया था, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बट ठीक है, अब जब हो गया। उसके बाद तो जो शो चला पूछे मत, इतना धड़ल्ले से चला टर्बन तड़का कि एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन गया। मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे एलिमेंट जुड़े उसके साथ, और बहुत बढ़िया ब्रांडिंग हो गई एज ए शेफ़। मुझे एक किरदार मिल गया, एक टाइटल, एक क्या कई सारे टाइटल मिल गए, और टाइटल आज भी मिल रहे हैं। बट ये जो आपके बार बार अलग अलग नए जो नाम निकल आते हैं, जो कभी डांसिंग शेफ, कभी नमक शमक जी, और अभी हाल फिलहाल में जी जुबान की हो गई बल्ले बल्ले। मैं यहाँ पे दिल से ज़रूर बोलूँगा कि ये गोट वाली फीलिंग है यहाँ पे। इसमें डेफिनेटली गोट वाली फीलिंग है, और इसमें हम्बल होने की मैं खुद कोशिश नहीं करता हूँ कि मैं हम्बल रहूँ ना। इसमें गोट वाली फीलिंग है, और इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा किसी को आने वाले बहुत सारे सालों में। मतलब सालों में मैं कह रहा हूँ कि 1 सेंचुरी बीत जाएगी, शायद कोई ना कर पाए। एक सिंपल कहानी है, एक गब्बर बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर। आप सोच लीजिए, शोले को आज कितने साल हो गए होंगे सर, आज भी कितने आदमी थे। वो एक लाइन, ठीक है ना, जावेद अख्तर साहब एक कहते हैं कि ठीक है लाइन लिखी मैंने, लेकिन बोला जिसने, क्रेडिट उसको जाता है। और बात सही है, जावेद अख्तर ने कितने आदमी थे, तो उन्होंने लिखा कितने आदमी थे, ये जिसने बोला, ये बता जब आपको ये बता दूं कि जब मैंने सीरियस टेलीविज़न करने की कोशिश शुरू की, तो जो मेरे डायरेक्टर थे गिरीश मधु, मैं उनका नाम हमेशा लेता हूं क्योंकि काफ़ी सारा श्रेय उनको जाता है। उन्होंने मुझे बुला के बोला, जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे ना, ये जो टर्बन तड़का शो की प्रैक्टिस कर रहे थे हम, बोला हरपाल जी इधर आओ तुम। अरे प्रैक्टिस वैक्टिस तो कर रहे हैं हम, ठीक है, एक चीज़ मुझे बताओ,
कि तुम अपने आप को कैसे देख रहे हो और तुम कैसे सोच रहे हो कि तुमको मरने के बाद लोग याद रखेंगे, कैसे याद रखना चाहते हैं। मैंने कहा यार ये कैसा सवाल है यार, मतलब जीते जी लोग याद रख लें ना। बोले ये इसका उत्तर दो मुझे, सारे शूट नहीं करूंगा मैं अगर तुम इसका जवाब नहीं दोगे। और प्रैक्टिस का सेशन चालू था, वो चले गए। अब आपके दिमाग में ये बात मैं बोला कौसी ये नया पंगा खड़ा हो गया। ठीक है जी, मैं घर चले गया मतलब डिजेक्टेड, मैंने कहा परेशान। मैंने कहा ये क्या, ये नई नई चीज़ें मेरे जीवन में आते रहती है, कौन कौन चैलेंज करते रहता है मुझे। चल मैं घर चले गया और घर पे बेटी मेरी काफ़ी फिक्शन बुक्स वगैरह पढ़ती है, तो मैंने एक बुक देखी, महात्मा नाम की बुक पढ़ी थी उसके बेड पे। तो मैंने बुक ली, चैप्टर खोला, तो उन्होंने पूछा क्या हो गया। मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया। तो उसके पास भी कोई जवाब नहीं, तो मैंने बुक खोली ऐसे, तो देखा सॉल्ट सत्याग्रह का चैप्टर खुला, तो मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया और पूरी बुक पढ़ी मैंने। एक दिन ले लिया पूरा बुक पढ़ने में। सॉल्ट सत्याग्रह में गांधी जी के विजन के बारे में मैंने देखा। मैंने कहा बहुत बढ़िया विजन है, देखो एक सिंपल सी चीज़ पकड़ के गांधी जी ने हमें आज़ादी दिलवा दी। अब रियल सेंस में देखो तो वहीं से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, सॉल्ट सत्याग्रह। जबकि उनके साथ वाले जितने बड़े बड़े नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी और मौलाना आज़ाद जी और जितने भी बड़े बड़े लोग थे, सब लोग बड़ी बड़ी चीज़ें सोच रहे थे। गांधी जी ने बेसिक चीज़ पकड़ेंगे जो गोरों को पिंच करेगी। करेक्ट है। ये बात सही है। तो 2 दिन में ये एनालिटिक्स में चले गया। मैंने कहा ये बात में था मैं। और 2-3 दिन निकल के सोचने में कि इसको पकड़ के क्या करें। फिर समझ में आने लगा कि देखिए सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट खाना बनाने में सॉल्ट है। एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो बाकी सबको लिफ्ट कर देता है, एक ऐसा इंसान जो बाकी सबको लिफ्ट कर देता है, वो वाला हिसाब है। तो मैंने कहा ये बहुत सही चीज़ है। मैंने कहा पंजाबी इंसान हूँ तो ये नमक शमक कर देते हैं कुछ ऐसा, क्योंकि हम लस्सी वस्सी बोलते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, लस्सी वस्सी पी लेते हैं। मैंने कहा नमक शमक कर देंगे। तो मैं गिरीश के पास चले गया 5-6 दिन बाद। गिरीश जी मुझे ना टोटका मिल गया है, कहा ये नमक शमक डाल देते हैं बोलेंगे हम। बोले अच्छा तो कैसे बोलोगे। मैं बोला ये जब नमक डालेंगे तो हम कहेंगे नमक शमक डाल देते हैं, तो ये एक टोटका बनाएंगे इसका बढ़िया। बोले अब एक काम करो, इसको गाओ, इसका जिंगल बनाओ। एक और चैलेंज। हाँ ये ठीक है। मतलब उस समय तो तैयार हो गया था। मैंने नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक डाल देते हैं, ये बन गया जी जिंगल। अब ये इम्प्रोवाइज होते गया। उसके बाद उसको एनर्जी का नाम दे दिया हमने। एनर्जी का पिटारा जिसमें नमक रखा जाता था वो रख दिया कि ये निकली एनर्जी और हमारे खाने में गई और देखिए खाना बोल पड़ा एंड ऑल दैट। तो वो एक ऐसा माहौल बना उस वक्त कि वो ऐसा चलन चली, वहाँ से जो चलन चली है वो अब मैं मतलब 100% यकीन मानता हूँ। और मैं कहता भी हूँ कि भाई 100 साल तो अगले 100 साल तक ये नमक शमक तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है जी, उसके बाद मुझे नहीं पता। और ये बात पक्की कि मेरे मरने के बाद भी ये चलेगा। ठीक है ना। और आप देखिए ये बात छोटी नहीं है, आप सीरियसली सोचना शुरू करो। अभी बैठे बैठे आपकी सोच मेरे प्रति बदल जाएगी कि हिंदुस्तान में 2 रेवोल्यूशनरी इंसान थे जिन्होंने नमक को पकड़ के बहुत बड़ा मुहिम चला दिया। गांधी जी ने चला दिया, आपको आज़ादी दिला दी। मैंने किचन में चला दिया और खुशियां बांट दी। देखिए उसके पहले खाना बोरिंग था, किचन में हैप्पीनेस लाने वाला काम, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। देखिए क्योंकि अगर आप खुश होकर खाना बनाते हैं तो वो खुशियां परिवार को दिख के आती हैं और परिवार भी वैसे दिख के आता है। तो ये रेवोल्यूशन है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि सॉल्ट को पकड़ के अगर किसी 2 इंसान ने रेवोल्यूशन शुरू किया है, वो मैंने और महात्मा गांधी जी ने, और अपने अपनी जगह में हमने काम किया। अब जब आप ये सोचोगे तो कहते हैं, आप सोचोगे नहीं है ये तो रेवोल्यूशनरी है। और बिल्कुल है। आज आपको आज़ादी मिलके 75 साल हो गया ना, ज़्यादा ही साल। उससे पहले गांधी जी ने शुरू किया, 100 साल हो गया होगा ये सॉल्ट सत्याग्रह को। राइट, यहाँ पे भी 100 साल चलेगा नमक शमक। कैसे शुरुआत हुई लाफ्टर शेफ की, कैसे आप आए ऑन बोर्ड और कैसे आपको अप्रोच किया गया? भाई सिंपल सी कहानी थी। मतलब मुझे डायरेक्टली फ़ोन आया कलर्स वालों का कि ऐसा ऐसा शो है, उसमें आप ही हमें समझ में आ रहे हैं और कोई शेफ समझ में नहीं आ रहा है हिंदुस्तान में, आप ही समझ में आ रहे हैं और आपने कलर्स में थोड़ा प्रोग्राम भी किया है, तो क्या आप करोगे? तो मैंने कहा करूँगा। तो फिर उन्होंने प्रोडक्शन हाउस से मीटिंग करवाई, वहाँ पे बातें हुई। बहुत ज़्यादा ऐसा
मेरा ऑडिशन नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं हुई उनसे, तो और उनको पता भी था। और मुझे आज भी याद है कि जो ऑप्टिमिस्टिक से जो देखते हैं ये, उन्होंने मुझे बोला भी, हरपाल जी, कि हमने बहुत सारे शेफ्स को मद्देनज़र रखा लेकिन कोई भी वो किरदार में फिट नहीं हो रहा था, और हिंदुस्तान में हमें लग रहा है कि वो जो चैलेंज है वो सिर्फ आप ही निभा पाओगे, तो ये आपके लिए ही ये स्लॉट है फिट। और मैंने कहा ये ठीक है, हम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन वो वाली बात है कि जब कलर्स ने मुझे बुलाया था एक बार कि हरपाल जी झलक दिखला जा करोगे क्या, तो मैंने उनको बोला हाँ कर दूंगा। नाचना आता है? मैं कहा आता है। आता नहीं था? हाँ आता है। कैसे नाचोगे? गोविंदा की तरह नाच लेंगे। बोला अच्छा इतना कर लो? हाँ भाई कर लेंगे। वो ठीक है, कल से आ जाना। अच्छा, मैं जब कल से गया वहाँ पे तो देखा मेरा कोरियोग्राफर ही नहीं, लड़की जो है भावना, वो आएगी 10 दिन बाद। तो जो उनके असिस्टेंट थे उन्होंने शुरू की मेरी ट्रेनिंग। तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा, मैंने बाकियों को देखा, सुरवीन चावला, करिश्मा तन्ना वन्ना सब थे तभी। मैंने कहा ये कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? बोले सर इनको 20 दिन हो गए। मैंने कहा है? और मैं नॉन डांसर, मैं आज आया हूँ, मुझे कितने दिन मिलेंगे? बोले आपको 15 दिन मिलेंगे। मैंने कहा गजब, मतलब उनको टोटल 35 दिन, मुझे 15 दिन। जो प्रॉपर डांसर हैं जो। अब ठीक है, हमने कहा जब मिलेंगे, अब जब आ गए तो देख लेंगे। तो शुरू कर दिया जी। फिर ये है कि हम सुबह करीब 9 बजे जाते थे, रात को 9 बजे वापस आते थे प्रैक्टिस करके, और पूरे डेडिकेशन के साथ। पूरे उम्मीद तो क्लियर थी कि पहले एपिसोड में बाहर हो जाएंगे। 5 एपिसोड तक गए, और उसमें करण जौहर साहब ने कहा भी कि अगर नॉन डांसर्स की गिनती की जाए, मैं झलक दिखला जा सीजन 9 में था, तो उन्होंने तब बोला था कि नॉन डांसर्स की गिनती की जाए अप टू 9 सीजन, तो तुमसे बड़ा डांसर नहीं आया है। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात थी। तो वहाँ से ये वैसे ही सिलसिला था कि कलर्स में गए तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे जैसा लाफ्टर देने वाला या ह्यूमर लाने वाला कोई और शेफ हमें दिखा ही नहीं, जो इतना लाइट हार्टेड मस्ती करके बता भी देता, और जो इन सब इस सारे स्टार्स के बीच में फिट कर रहा है अपने आप को, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। वो अब उन्होंने तो बोल दिया, लेकिन जिम्मेदारी कितनी बड़ी शुरू हो गई सोचिए आप, है ना। तो शुरू हो गई जी वहाँ से शुरुआत लाफ्टर शेफ की। फिर जो शुरू हुई, फिर हमने भी पीछा छोड़ा नहीं हमने। बट लेकिन उस वक्त आपके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि जितने भी लोग आए हैं भाई, सब ने अपनी अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ किया है, और सबके अपने अपने फॉलोअर्स हैं, और फिर करण कुंद्रा हैं, अली गोनी हैं, उन सब के बीच में अपनी एक छाप छोड़ना, वो कितना मुश्किल था आपके लिए? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। आप सोचिए कि 12 दिग्गज लोग खड़े हैं आपके सामने, और आपके बगल में भी जो खड़ी है वो हिंदुस्तान की महारथी है, एक ही अकेली लेडी कॉमेडियन है। देखिए पूरे हिंदुस्तान आपके बगल में खड़ी है। जब मैं उनके बारे में सोचता हूं तो मैं सोचता हूं कि यार मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज। तो मेरे प्लस पॉइंट्स क्या हैं? मेरे प्लस पॉइंट्स है कि मैं किचन की हर बारीकियां लेके चलूं और इन सब को गाइड करूं, ठीक है जी। उसके बीच में मेरा जो भी ह्यूमर एलिमेंट आता है मैं डालूं। मैंने हर एक के बारे में पढ़ना शुरू किया, कौन क्या है, कैसा है, सब के बारे में जानकारी ली, और उसके बाद हम उतरे वहाँ पे मैदान में। फिर 1-2 एपिसोड तो समझने में लग गए, फॉर्मेट हम सबको ही समझने में लग गया, ऐसा नहीं कि मुझे अकेले को समझने में लगा। जब दूसरा एपिसोड शूट हुआ तब हम सब धीरे धीरे समझ चुके थे, अच्छा फॉर्मेट ये है। पहले एपिसोड में आपको समझ में नहीं आया? नहीं, किसी को भी नहीं आया, मुझे छोड़िए, किसी को भी नहीं कर रहा है वहाँ पे, कोई कुछ भी कर रहा है। जब तीसरे एपिसोड में हम गए तब हम सब मंझ गए थे, क्योंकि हम सब अपने फील्ड में खिलाड़ी थे ही थे। लेकिन ये आइडिया कैसे आया? ये मतलब शो का आइडिया क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था? आइडिया क्योंकि जिस तरह से मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं सेट पर गया, जब मैं शो पर गया, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे, तब पूरी मीडिया को वहाँ पे बुलाया गया, और मैंने वहाँ पे जो फील देखा उस वक्त, मुझे याद है कि आपने कुछ मिर्ची का कुछ हलवा बनाया था उस वक्त, और आपने बताया था कि उसको ना गले में लगना नहीं चाहिए कुछ, या कुछ लगना चाहिए, कुछ उस तरह की कुछ वो रेसिपी थी, क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट में चलता है जी। और जहाँ पे कंटेस्टेंट ने कुछ और ही बना दिया उसका, और सबने धीरे धीरे अलग अलग कुछ लेकर जी, ठीक है। तो वहाँ पे 4 से 5 घंटे उसकी शूटिंग चलती रही, और किसी के पास में कोई स्क्रिप्ट नहीं जी। सबसे मजे वाली बात यही है, वहाँ पे बैलेंस करना कितना मुश्किल हो जाता है बतौर आप, क्योंकि सबको गाइड भी करना है, सबको बताना भी है कि किसको, कोई अच्छा कुक भी है, कोई वैसा कुक भी है जिसको कुछ पता ही नहीं है। लाइक इस सीजन में आए हैं जो अभिषेक समर्थ है, जो एकदम वो फ्रेशर है, उनको गैस लाइट करना भी नहीं आता है वहाँ पे।
और उस सीज़न में अली गोनी थे जो बहुत अच्छे कुक थे। तो एक्चुअली देखा जाए, मैं अकेला इंसान हूँ जो उनकी सेफ्टी हैंडल करनी होती है मुझे, ठीक है, उन सब की सेफ्टी हैंडल करनी। मुझे ऑडियंस को भी रिफ्लेक्शन दिखाना है उनका, कि वो ऐसा रिफ्लेक्शन ना जाए कि ये खाना वेस्ट करते हैं, ये गंदा काम करते हैं, वो भी मैं उनको वहाँ भी गाइड करता हूँ। मुझे ये भी गाइड करना होता है कि कुछ तो इनके हाथ से खाना निकले, ऐसा भी ना दिखे कि ये टोटली बेवकूफ़ है, तो वहाँ भी गाइड करना पड़ता है मुझे, ठीक है। एलिमेंट्स बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, टिप्स देनी पड़ती है, और ये बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स उनको बताने पड़ते हैं। और बहुत जगह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इन सारी चीज़ों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनकी सेफ्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो। उनको हर बार बताना ऐसा पड़ता हादसा है। कोई सेट नहीं के हुआ दौरान? ना, हादसा हुआ ना, ऐसा मतलब कई बार नाइफ से हाथ कट जाता है, ठीक है ना। जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने देखा कि वहाँ पे एल्विश बोलते हैं कि मेरे हाथ में हाथ जल गया मेरा। जी, तो वो अब वो गरम पकड़ेंगे तो बोलना पड़ता है, क्योंकि अब जब एलिमेंट ऐसा आता है कि आप रुमाली रोटी बनवा रहे हो, तो उनको बताना पड़ता है कि भाई इसको स्टेबल रखो, इससे मस्ती मत करो, गैस तेज मत करो, गैस धीमे रखो, इतनी फ्लेम होनी चाहिए, इसको मतलब गैस ऑन करके फिर लाइटर ढूंढने मत जाओ। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स उनको बताने पड़ते हैं कि आप जब हैंडल कर रहे हैं, कुछ चीज़ें गर्म होती है, अपना किचन डस्टर रखिए। किचन डस्टर किसको कहते हैं, ये सेफ्टी के लिए, ये सारी चीज़ें उनको बोलनी पड़ती है कि भाई आप ये ध्यान रखें इस चीज़ का, ये नहीं तो बड़ा हानिकारक हो जाएगा। तेल गर्म है, मत करिए, मत छिड़िए वहाँ पे, ऐसा कुछ मतलब अटेंटिव रहें। आप कॉमेडी कर रहे हैं लेकिन अटेंटिव रहे कि तेल की एक हांडी पड़ी है या तेल की एक कढ़ाई पड़ी है, उसको अटेंटिव रहें वो। तो बहुत सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, बताना पड़ता है, एलिमेंट्स हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में उनको जानकारी देनी पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनेस्टली। एक तरीके से आप सोचिए कि मैं उनका मेंटोर, गाइड, सेफ्टी गाइड, सब कुछ हूँ उनका। तो और 12 दिग्गजों को संभालना और उनको बड़े प्यार से समझाना, उनको कोई ऐसी चीज़ दिल पे भी ना लगे वो भी बतानी होती है मुझे, यू नो। अच्छी बुरी है तो वो भी उनको बड़े तरीके से बताना पड़ता है। तो ऐसा है। इंटेंट क्या है लेकिन मेन देखिए, इंटेंट ये है, मेरा जो पर्सनल इंटेंट है, जो मुझे बोला गया है कि आपको इनसे क्या निकलवाना है, मेरा इंटेंट ये है कि वो खाना बनाना सीखें, खाने को रेस्पेक्ट करना सीखें, और जब कभी बाहर जाएं तो वो जितने मेरी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, उनको देखने का उनका नज़रिया बदल जाए, उनको देखें अलग तरीके से, रेस्पेक्ट दें। और ये चीज़ मुझे याद है सीज़न 1 में अली गोनी ने और अर्जुन ने पहले सीज़न में पहले एपिसोड में बोली कि भाई हैट्स ऑफ टू ऑल दोज पीपल जो सिर्फ समोसा बनाते हैं। हमें समोसा बनाने में हमें पापड़ बेलने पड़ गए, और हम जब खाते हैं बड़े चाव से खाते हैं। तो आज मैं सैल्यूट करता हूं सबको जो जलेबी बनाते हैं, समोसा बनाते हैं, जो भी शेफ्स हैं किचन में काम करते हैं, उन सबको प्रणाम है। जो घर पे भी खाना बनाते हैं उनको सबको प्रणाम है। तो मेरा इंटेंट यही है कि पीपल हु कुक फूड फॉर यू आर लाइक गॉड टू यू, है ना। तो यू मस्ट रिस्पेक्ट देम एंड यू मस्ट रिस्पेक्ट वॉट एवर यू आर ऑल्सो कुकिंग, यू मस्ट नॉट वेस्ट। मेरा इंटेंट यही है कि वो अच्छे से खाना बनाएं और एक अच्छे उभरते शेफ बन के निकले। अब प्रोफेशनली तो नहीं बनेंगे, लेकिन ये ज़रूर होगा कि जब घर जाते हैं तो वहाँ के, हाँ यार आज मैं बना लेता हूँ। और ऐसा हुआ है, सीज़न 1 के कंटेस्टेंट्स आज बहुत सारे ऐसे पोस्ट करते हैं वीडियोस, जब मुझे देख के खुशी होती देख के कि हाँ यार खाना बना रहे हो, बढ़िया एकदम है, बहुत अच्छा है। और कई सारे लोग हैं यहाँ पे ये भी सवाल है अरबाज जी कि सीजन 1 के लोग जब इतना अच्छा खाना बना रहे थे तो वो लोग रिपीट क्यों नहीं हुए सीजन 2 में? देखिए मुझे एक लगता है कि फ्लेवर हमेशा बदलना चाहिए। लेकिन आधे फ्लेवर तो आपने पुराने वाले ही रखे हुए हैं। नहीं कोई बात नहीं, वो शायद आगे चल के पता नहीं, भगवान जाने कौन बदलेगा कौन नहीं बदलेगा, हो सकता मैं भी बदल जाऊँ, ठीक है ना। तो फ्लेवर बदलने चाहिए हमेशा, ठीक है। ऑडियंस को एक नयापन दिखना चाहिए, ठीक है। चेंज इज़ ऑलवेज गुड, ओके। चेंज इन अ सटल वे, चेंज इन अ कंप्लीट वे इज़ अ डिफिकल्ट थिंग। एक सिंपल चीज़ देखिए, अगर माँ बाप गांव में उन्होंने बिताया है समय, ठीक है ना, 40 साल वो निकले नहीं गांव से, कभी कभार आ गए, अब आप अचानक उनको कहते हैं वो गांव का मकान छोड़ के आप हमारे पास आ जाओ रहने के लिए, ठीक है। अब आपने टांग दिया उनको 40वें माले पे, जहाँ से वो दुनिया देख ही नहीं पा रहे। गांव के मकान में दरवाज़ा खुला है, 10 लोग आ रहे जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सब माहौल बन रहा है, वो खुद निकल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। यहाँ तो किसी के घर नहीं जाना होता कुछ करना। तो वो चेंज जो है इम्पॉर्टेंट भी है, चेंज सटल होना चाहिए,
चेंज पूरा नहीं होना चाहिए। तो जब आप अपने पेरेंट्स को लाते हो फॉर एग्जांपल शहर में, तो आपको ये सोचना है कि आप बिता के रखते हो उनको, आपके साथ घुमाते हो, आप उनको एक वातावरण बताते हो कि दुनिया क्या है नहीं। तो यहाँ पे भी सबको एक साथ चेंज कर देंगे तो भाई मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो एक फॉर्मेट ही बदल जाएगा। तो कुछ अच्छे लोग हैं जो कॉमिकल टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, वो हैं। कुछ नए लोग हैं जो नए कॉमिकल टाइमिंग लेके आए हैं, तो हैं ऐसे लोग बहुत सारे। अब्दू है ऐसा, नया कॉमिकल टाइमिंग है उनका अलग। एल्विस साहब है, बोलते कम है, हरियाणवी में बोलते हैं, मज़ा आ जाता है उनकी बात सुन के। यहाँ पे मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्या वजह थी कि इस बार अली शो का हिस्सा नहीं बने? तो मुझे इसकी इंटरनल चीज़ मुझे नहीं पता कि क्यों अली साहब नहीं आए, या बाकी कंटेस्टेंट जो ड्रॉप आउट हुए हैं वो क्यों नहीं आए। क्या उनकी मजबूरी थी, क्या वो नए शो कर रहे थे, या उनको डेट्स नहीं मिल रही थी, क्या है वो चैनल जानता है ठीक से, और या वो उनका डिसीजन है। तो हमारे लिए तो ये चैलेंज हो गया था कि अच्छा नए कंटेस्टेंट आए, मतलब अब नए सिरे से ट्रेनिंग होगी। मैं आपको ये कहूँ कि टास्क तो और भी कठिन होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि टास्क नॉर्मलाइज हुए हैं, टास्क तो कठिन होते जा रहे हैं। और टास्क अगर अली भी होता तो उसके लिए भी टास्क डिफ़िकल्ट होते यहाँ पे। तो इनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट, और इनके लिए दिख के आ रहा है। आप सोचिए कि सीज़न 1 में कोई भी ऐसा सीज़न नहीं गया था कि मैंने स्टार किसी को नहीं दिया। सीज़न 2 में मैंने क्लियरली बोला, और आपने बोला भी है यहाँ पे, वहाँ पे ये चीज़ आपने बोली भी है कि पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि पूरे सीजन में कि यार कि मैं स्टार नहीं दे रहा हूँ, है ना। तो ये एक है एलिमेंट, देखिए मतलब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दी है, ठीक है। और उसमें समझ में भी आ रहा कि कोई बना ही नहीं पा रहा। तो ऐसा नहीं कि पुराने वाले नहीं थे। सोशल मीडिया की ऐसी थ्योरी है कि शायद अली जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और शो के फॉर्मेट के हिसाब से उनको चाहिए नहीं है। देखिए वो कुछ एलिमेंट्स अच्छा बनाते थे, उनकी सोच थी, सब लोग उनको चीट करते थे। ये है कि भाई सब लोग उनके पास, किसी को नहीं आता था तो अली से पूछते थे। अब अली कई बार गलत करता था तो मैं दूर से खड़े होकर देख रहा था कि आज सभी लोग गलत कर रहे हैं काम। तो फिर मुझे धीरे से बोलना पड़ता था, अली साहब गलत कर रहे हो काम। तो बोला मैंने तो सबको सिखा दिया। तो मैंने कहा सभी गलत कर रहे हैं। तो फिर वो सर पकड़ के बैठ जाते थे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यस, अली ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं शो में जो दिख के आई हैं लोगों को। अली साहब होते तो माहौल अलग ही होता, ठीक है ना। डिफ़िकल्टी और भी है इस बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हुए। अब वो बुर्ज खलीफा डोसा बनाना था, अब सोचिए किसी को समझ ही ना आए कि कैसे बनाना है। तो अली साहब होते तो उनके लिए भी डिफ़िकल्ट होता है। करण कुंद्रा से बात हुई आपकी इस बारे में कि वो क्यों नहीं आए इस बार शो के अंदर? वो शायद मेरे ख्याल से ही इज़ डूइंग सम OTT प्लेटफॉर्म में कुछ कर रहे थे, और शायद कुछ नया एपिसोड कर रहे हैं, सीरीज़ कर रहे हैं, कहीं वहीं जज बन के गए हुए हैं। तो वो नए सिरे से कुछ चीज़ें देख रहे हैं। बट आई एम श्योर ऑल दी ओल्ड कास्ट लाइक वी आर मिसिंग देम। जब हम मिस कर रहे हैं उनको, वो भी इस शो को मिस कर रहे होंगे, क्योंकि एक टाइम के बाद ना ये शो नहीं रहा। ये शो में हम सबको एक अलग टाइटल दे दिया गया। हमको एक्टर्स का टाइटल नहीं मिला, ना ही मुझे शेफ का टाइटल मिला। हमको थेरेपेटिक टाइटल मिल गया कि ये लोग थेरेपिस्ट है, ये लोग मतलब हमारे वरीज को लेके जा रहे हैं, और ये थेरेपी है हमारे लिए। हम अपनी चिंताएं दूर कर रहे हैं इनसे। ये चीज़ें देख रहे हैं तो हमारी चिंता दूर हो रही है। हम भूल रहे हैं आज के ज़माने में जो स्ट्रेस लेवल है लोगों का, ये शो वो ले रहा है उनसे। लेकिन आपको बुरा नहीं लगता है जब आप इतना बेहतर खाना बनाते हैं और आप इतना रिसर्च करके इतनी रेसिपीज लेकर आ रहे हैं या कोई भी चीज़ लेकर आ रहे हैं, और आपकी पहचान ही आपका खाना है, कि मतलब आपका स्वाद ही आपकी पहचान है, और वहाँ पे कोई कंटेस्टेंट उस खाने की धज्जियाँ उड़ा रहा है, वहाँ पे कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो चीज़ देख करके तो बुरा लगता है। ये इस बात पे मैं और भारती बहुत चर्चा करते हैं जब हम खड़े रहते हैं अपने सेक्शन में, पेंट्री एरिया में, कि हम बहुत चर्चा करते हैं कि क्या इनको इतनी भी समझ में नहीं आती कि बात ये बेसिक है। तो फिर आप देखेंगे जब जजिंग करता हूँ तो मैं एक्चुअली पूरी रेसिपी बताता हूँ उनको कि ये ऐसे बनती है और ये इस रीजन से आती है, आपको ऐसे बनानी थी। तब सब मजाक उड़ाना शुरू, तब ये बोलना ही था तो पहले बोल देते ना, हम अच्छा बनाते। तो बट फॉर्मेट वही है कि आप समझो और बनाओ। और यही चीज़ जो मैं कहता हूँ कि इस शो में जो ओरिजिनलिटी है वो लोगों को पसंद आ रही है। जो आपने बोला ना कि सबको छोड़ दिया जाता था, आपने देखा है खुद ही, है ना, आप जब आप गए थे कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि सबको छोड़ दिया गया। आपको खुद नहीं पता चला बैठे कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ना कोई स्क्रिप्ट है, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी हो रहा है वहाँ। तो जो ओरिजिनलिटी, जो जेन्युइनिटी, जो दिल से बात निकल के आ रही है,
वो लोगों को पसंद आ रही है और वो फील है। और ये सिर्फ टेलीविजन में काम नहीं किया, ये सोशल मीडिया में भी काम किया, क्योंकि सोशल मीडिया लुक्स फॉर जेन्युइनिटी, कि आप दिल से कनेक्ट कर रहे हैं। और हर चीज़, जो भी चीज़ दिल से कनेक्ट करते हैं ना लोग, वो पकड़ लेते हैं लोग। और यहाँ पे वो चीज़ आई है और दिल से बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं बनी। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के फेवरेट को स्टार ना दिया हो, फिर उनके फैंस ने आके आपको यस, ट्रोल हुआ किया है, हो? ऐसा हुआ है, बहुत बिल्कुल हुआ है। मुझे याद है लास्ट टाइम धर्मेंद्र जी आए थे तो करण कुंद्रा और अर्जुन ने कड़ी बनाई थी, ठीक है जी। वो कड़ी दिखने में बहुत अच्छी थी, उसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन इधर मेरे ख्याल से कृष्णा के टीम ने कड़ी बनाई, उसकी भी कंसिस्टेंसी पंजाबी वाली थी बिल्कुल। उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो देख के मुझे मज़ा आ गया। पकोड़े बहुत सॉफ्ट थे, मैंने टेस्ट किया, मुझे टेस्ट में बहुत अच्छा लगा। मुझे टेस्ट में वहाँ पे थोड़ा पैरामीटर ऊपर लगा तो मैंने उनको दे दिया। तो ऑडियंस के साथ साथ फैंस ने भी बोला, नो शेफ वो बहुत अच्छी थी, आपने इनको दे दिया। बट आई वॉज टेस्टिंग इट पर्सनली एंड आई न्यू दैट वाई आई शुड गिव इट टू देम, यू नो। जैसे इस बार भी हुआ कि कुछ चीज़ें कृष्णा ने बनाई और उम्मीद था उससे कि हाँ भाई मुझे तो मिल जाएगा, और मैंने दिखने में बहुत अच्छी जी, मुझे बोला भी जा रहा था बहुत अच्छा। अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे एक बिटरनेस आ रही है, कड़वाहट आ रही है। मैंने कहा कृष्णा जी सब कुछ सही है, लेकिन एक कड़वाहट आ रही है, तो ये मैं आपको यहाँ पे आपके नंबर कटेंगे। तो ये चीज़ पे मुझे रोका भी नहीं जाता है कि शेफ साहब आप ना। फिर क्या हुआ, फिर डीएम्स क्या है आपके पास में, मैसेजेस मतलब ऐसे आते हैं कि शेफ नो यू आर पार्शियल, यू नो यू इट्स नॉट राइट। और पार्शियलिटी की बात करूं तो मुझे वैसे ही जोड़ देते हैं कश्मीरा जी के साथ कि कृष्णा आया तो आप उनको ही स्टार दोगे, आपको पता है। ऐसा नहीं है भाई, जो चीज़ अच्छे बनाते हैं उनको ही दे रहा हूँ मैं, जो नहीं बनाता नहीं देता हूँ। सुदेश जी कितना बहुत बार खराब काम करते, लेकिन जब भी एलिमेंट नॉर्थ इंडियन खाने की हो, छोले भटूरे बनाने हो, पकोड़े बनाने हो, या ऐसे कुछ चीज़ें बनानी हो, तो बहुत अच्छा बनाते हो, तो तब उनको स्टार मिलता है ना। तो ऐसा होता है कि लोग मतलब बोलते हैं, बट क्योंकि मैं वहाँ खड़े होकर टेस्ट कर रहा होता हूँ तो मुझे वो एग्जैक्ट एलिमेंट पता होता है कि ये क्यों अच्छा है और ये क्यों खराब। इस बार आपके ऊपर एक और जो आरोप लग रहे हैं वो कि आप अब्दू की टीम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आप, क्योंकि पिछली बार आपने उनको कुछ नहीं, अब्दू की टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ ऐसा नहीं आप कहूँगा। अब्दू को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अब्दू को सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि देखिए एक इंटरनेशनल स्टार हमारे पास आया हुआ है, ठीक है ना। अब्दू एक अरबिक नेशनल है, ठीक है जी, और उसे इंडियन खाने के बारे में कुछ नहीं पता। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती वो ये है कि आप जब उसको कुछ बता रहे हैं ना तो वो सुन रहा है और फिर वो आके गए, आई अंडरस्टैंड, आई एम गेटिंग इट, आई कैन मेक इट। वो जब ये चीज़ बोल के जाता है ना तो मुझे लगता है कि बाकियों को ये अटेंशन देना चाहिए। और आपने देखा भी होगा कि अब्दुल जब खाना बनाता है, अब्दू वो बहुत सीरियसली खाना बनाता है, और उसको कोई डिस्टर्ब करे उस वक्त तो वो चिढ़ जाता है उसे। और जब उसका खाना बन जाता है फिर वो मस्ती करता है, फिर वो एलिमेंट में रहता है। और जब उसे कुछ भी नहीं आता फिर वो छोड़ देता है। तब मैं जाके उसकी मदद करता हूँ कि नहीं अब्दू यू कैन डू दिस वे, यू कैन डू दैट। थोड़ा सा गाइडेंस जैसे ही देता हूँ वो फट से पकड़ लेता है। और इसी कारण आपने देखा होगा कि एक ऐसी डिश बनी थी जिसका एपिसोड हो गया, कैरेट, गाजर बनानी थी। अब उसे सबसे पहले तो गाजर नहीं पता क्या है, तो आपको समझाना पड़ा कैरेट, ओके हाउ डू यू मेक, सो आई सेड ओके इट इज क्रिस्प फ्रॉम, ओके नाउ आई अंडरस्टैंड। अब उसने बना, उसी बंदे को पता था कि ये रोटी बेलनी है, पतली पतली काट के ऐसे लपेटना है, उसी को पता था, बाकी किसी को नहीं। और उसने सबसे पहले ये कार्य किया, so he got the star for it. So I am not supporting, but I am happy that वो सबसे पहले सोचता है इंटेलिजेंटली और काम करता है। और कोई एक ऐसा इंसान जो हिंदुस्तानी खाने के बारे में जिसको कुछ ना पता हो वो अटेम्प्ट कर रहा, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस सीजन में सबसे अच्छा कुक किसको मानते हैं आप? अभी तक तो ऐसा कोई ये जो आपको लग रहा हो कि यार कि इसके अंदर ना पोटेंशियल है, ये बेटर कुक बन सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि राहुल इस बार, जो पिछले सीजन में कुछ भी नहीं बनाता था क्योंकि अली बनाता था सब कुछ, इस बार राहुल बहुत इंटरेस्ट लेके खाना बना रहा है। तो ट्रेनिंग लेकर आया है बंदा, ऐसा लग रहा है मतलब बहुत इंटरेस्ट लेके खाना बना रहा है, जो बहुत अच्छी बात है।
रुबीना जी मुझे लगता है कि खाना बनाती हैं घर लेकिन पे दोनों के बीच में एक जो खटपट भी हो जाती है हाँ पिछली वो बार ठीक जो है, वो दोनों एक लड़ते हैं कि मुझे आता है, तो वो उनकी ट्यूनिंग आपस में उन्होंने सेट करनी है वो इस बार तो पान भी दोनों ने अलग अलग बनाए हुए थे। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि रुबीना जी में थोड़ी कला है, खाना बनाती है, मदर है, बच्चों के लिए खाना बनाती है, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक एलिमेंट है, मुझे काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशन है उनसे। और इधर एल्विश भी खाना बना रहा है, कृष्णा जी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं, क्योंकि उनके मतलब की डिशेज उनके पास आ रही हैं, तो वो खाना अच्छा बना रहे हैं, वो एक चीज़ मुझे अच्छी दिख रही है। विक्की और अंकिता, विक्की काफ़ी इंटरेस्ट लेता है खाना बनाने में, सीरियसली खाना बनाता है, वो समझता भी है और बहुत सारी चीज़ें जानकारी लेके वो बनाना शुरू कर देता है। तो वो 2-4 लोग हैं जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा उभर के आएंगे और वो काफ़ी अच्छा खाना बनाएंगे। और किसके ऊपर आपने गिव अप कर दिया है जो लगता है कि यार कि नहीं, मैंने कुछ किसी भी पे कर लो? गिव अप नहीं किया, मतलब दोनों बॉयज़ जो हैं, जो एक्चुअली जिन्होंने कभी गैस लाइट नहीं किया, चूल्हा नहीं जलाया, उनको मतलब समर्थ और हाँ, अभिषेक की बात समर्थ कर और रहे हैं। अभिषेक की बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने कभी चूल्हा नहीं जलाया, जिन्होंने कभी खाना नहीं बनाया, वो मेरे सामने हैं और मुझे कैसे न कैसे करके एट द एंड ऑफ द सीज़न तक उनको एक मतलब ये कहूँगा कि खाना बनाने वाले इंसान बना दूँ कि हाँ भाई खाना हम बना सकते हैं अब। आप बेसिक सिखा दोगे नहीं हाँ, मतलब मैं जाते सिखा जाते दूंगा, तक। वो बात पक्की है कि उनको बेसिक सिखा दूंगा और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी उनको मिल जाएगी, तो वो खाने के प्रति रुचि उनकी डेवलप हो जाएगी, वो ये बात पक्की है। बीच बीच में जो चोरियां जो होती हैं, वो एलिमेंट तो अलग ही है ना, बहुत मज़ेदार है। और उसमें आपको पता ही है उसमें माहिर कौन है, कृष्णा साहब माहिर है एकदम। ये मतलब ये एलिमेंट अच्छा है, उन्होंने वो अपना पकड़ लिया है वो उस चीज़ को। देखिए वो एक तो वो कॉमेडी करते आए हैं, यहाँ पे अलग तरीके की कॉमेडी कर रहे हैं इफ़ यू रियली सी। और यहाँ जो कॉमेडी कर रहे हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं है, वो जेन्युइनिटी वाली है कि चोरी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। वो ऐसी मस्ती कर रहे हैं कि आप आम जिंदगी में किसी से वही बातें करेंगे, है ना। तो उस तरह की कॉमिकल टाइमिंग से वो बातें कर रहे हैं आप, अनलाइक जो वो कॉमेडी शो करते हैं जहाँ एक्चुअल पूरा स्क्रिप्ट होता था, यहाँ पे वैसा है ही नहीं कुछ। अपर्णा जी का क्या रिएक्शन होता है जब आप फ्लर्ट करते हुए नजर आते हैं कश्मीरा के साथ में? नहीं, वो मतलब उनको पता है कि ये टेलीविज़न तक सीमित है, तो वो उनको पता है, तो वो ठीक है, वो पॉजिटिवली ले लेती हैं कि मुझे ये पता है कि ठीक है यार। बट आई वुड से कश्मीरा जी इज़ अ वेरी नाइस लेडी, आई मीन गर्ल बोलूँगा, लेडी नहीं बोलूँगा, शी इज़ अ नाइस गर्ल, आई मीन शी लॉट ऑफ रेस्पेक्ट टू हर। हम दोनों जो भी करते हैं टीवी के लिए करते हैं, नॉट अदरवाइज, बट वी हैव लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पे तो आपने कर दिया एपिसोड के लिए लेकिन घर में लड़ाई हो गई इसके चलते? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कई बार कश्मीरा जी जो टेलीविज़न का कंटेंट होता है जिसमें थोड़ी सी जो मैं कहूँगा मस्ती नज़र आती है, कई बार वो पूछती हैं मुझे, कैन आई पोस्ट दिस कंटेंट, इज़ अपर्णा ओके विद इट? सो वो अच्छा, पूछती हैं वो? हाँ पूछती हैं, बिल्कुल। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बार वो पूछती हैं। वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल रिस्पेक्ट दैट वी हैव फॉर ईच अदर। हम बहुत इज्जत करते हैं एक दूसरे की, और इसलिए वो हम एक लाइन कभी क्रॉस करना भी नहीं चाहेंगे, एंड आई एम श्योर वी आर मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। इस सीज़न में क्या लगता है आपको, कौन सा वो कंटेस्टेंट है जिसकी कुकिंग स्किल्स जो है ना बेटर थी ना हो पाएंगी, वो कौन होगा एक? ये बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि 2 नाम तो आपने बता दिए हैं कि मतलब कि यार कि इनको मैं बेसिक तो सिखा दूंगा। अब ये वो कौन से हैं जिनकी ना कुकिंग स्किल्स हैं ना जिनकी बेटर हो पाएंगी, नहीं भाई ये जिनके अंदर कोई होप ही नहीं है? नहीं, मैं कहूँगा कि देखिए सुदेश लहरी जी जो थे ना, वो मेरे पास एक बार आए सीज़न 1 में, बोले हरपाल जी अब क्या हो रहा है हरपाल जी कि पहले कभी मैंने खाने को इस नज़रिए से देखा ही नहीं। अब जब भी थाली आती है सबसे पहले तो रिस्पेक्ट जाता है, जिसने खाना बनाया उसके प्रति रिस्पेक्ट जाता है। दूसरी बात है कि हम अब अलग तरीके से देखते हैं, अच्छा हरी सब्जी आई तो क्या ये हरी है, फुलके आए तो क्या ये नरम है। पहले जो आया लिया खा लिया काम खत्म, कि खाना आया यार पेट ही तो भरना है। अब पेट भरना नहीं है, अब खाने के लिए एक मज़ा रिस्पेक्ट चखना है। है। सही बात अब है। वो गैस्ट्रो न्यूरो साइंस वाली बातें हो गई कि यू हैव टू एंजॉय द फूड, एंड व्हेन यू एंजॉय द फूड मतलब ये कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, जिसने खाना बनाया उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो। आप ये हड़बड़ी में खाना खाया गड़गड़ गड़गड़ चले गए भाई, अब आप मज़े लेके खा रहे हो। तो ये मैंने सुदेश जी में देखा, ये चेंज देखा मैंने उनमें। तो ऐसा है,
मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी के ऊपर मुझे उम्मीद नहीं है जो खाना बना। राहुल का ही, मैं राहुल की बात करूँ, पिछले पूरे सीज़न में उन्होंने पूरी मस्ती की, लेकिन इस सीज़न में देख रहा हूँ पूरे सीरियसली खाना बना और बोल रहे हैं कि भाई हटो, चलो मेरे को बनाने दो। एक्साइटमेंट है, एक्सपेक्टेशन है और एक वो रिस्पेक्ट आ गया कि नहीं यार मुझे बनाना है खाना, मज़ा आ रहा है। रुबीना को लेके यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही हैं ऑन सोशल मीडिया कि शायद उनको खाना बनाना आता है और बिग बॉस के घर में रही हैं और कई सारी चीज़ें उन्होंने की हुई हैं और यहाँ पे वो इस तरह से दिखा रही हैं शायद उनको खाना बनाना नहीं आता है। खाना बनाना आता है, हर इंसान को एक टाइप का खाना बनाना आता है, ठीक है जी। अब रुबीना जी एक माँ है और हिंदी साहित्यिक कलाकार की पुत्री है, तो हिंदी भी अच्छी, तो उनको उनके बोल लहजे से पता चलता है कि हाँ बचपन में ही इन्होंने अपने माँ के साथ कुछ वक्त किचन में गुजारा है, तो जो उनकी माताजी ने खाना बनाना सिखाया वो तो ज़रूर आता होगा उनको, घर जैसा खाना बनाना ज़रूर आता होगा, लेकिन यहाँ पे घर जैसा खाना बनाने का चैलेंज नहीं मिलता। लेकिन आप लोग जो डिशेस लेकर आते हो, जो आप लोग की जो टीम जो है, वो सर्च कैसे करते हो आप कि आज ये बनवाना है सर? या ये बहुत करना है? मैं अपनी बैक किचन टीम को भी बहुत ये आपकी टीम ये करती श्रेय है दूंगा। या नहीं, चैनल की टीम करती है? एक चैनल की टीम है बैक किचन वाली, कई बार डिस्कशन भी करते हैं मेरे साथ, शेफ ऐसा कर रहे हैं, इसमें क्या एलिमेंट है, आपके क्या इनपुट है, बहुत बार करते हैं। ऐसा नहीं कि फिर मैं कहता भी हूँ कि ये शायद नहीं बन पाएगा, आप थोड़ा सा टोन डाउन करो, और कई बार ऐसे चीज़ें हैं कि मुझे भी सीखनी पड़ती है, तो मैं भी सीखता हूँ, ठीक है जी। तो जैसे पिछली बार आइसोमॉल्ट के स्ट्रक्चर्स बनाने थे, तो वो शुगर के स्ट्रक्चर्स मैंने भी कभी नहीं बनाए थे, मैंने पहले सीखे, बने, फिर मैंने उनसे बनवाए, ठीक है जी। तो और सरप्राइजिंगली वो बना भी गए। तो कई बार चैनल मुझसे पूछता है, कई बार एलिमेंट्स वो खुद डिसाइड करते हैं, तो मुझे बताते हैं, तो मैं अपने इनपुट्स दे देता हूँ उनको कि ये इनपुट्स में ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें वो फिर मान जाते हैं, कुछ चीज़ें कहते हैं नहीं हरपाल आप गाइड करो, इसमें नहीं हो सकता, हमें पता है, अब आप गाइड करो इसको। तो फिर वहाँ चैलेंजिंग हो जाता है टास्क, मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वहाँ पे मुझे और चीज़ें सीख के जानी पड़ती है कि हाँ इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ, इसको मेरे बोल ऐसे होने चाहिए कि मेरे बोल से वो समझ जाएं कि ये रेसिपी इस तरह से शुरू होगी, ऐसे होगी, ये एलिमेंट है, वो एलिमेंट है। जब बहुत बार होता है, जैसे टोकरी चाट बनानी थी, तो मैंने पहले सब ने जो है आलू कद्दूकस किया और स्क्वीज़ किसी ने नहीं किया, वो बास्केट पे रखा और फ्राई कर दिया। अब मॉइस्चर इतना ज़्यादा है कि वो तो चिपकेंगे ही। फिर धीरे धीरे मुझे पूछना पड़ा कि भाई आलू में क्यों चिपक रहे हैं, तो किसी ने बोला शायद सर वो पानी ज़्यादा होगा। मैंने कहा करेक्ट, पानी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे सर मिल गया आइडिया। तो मैंने कहा वो एक स्टेप है, अब दूसरा स्टेप क्या है? मैंने कहा अब अगर ये आलू एक दूसरे से ना चिपके पानी निकालने के बाद, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कुछ ने बोला सर ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। किसी ने बोला मैदा डाल देंगे। बस आप फिर डाल दो, आपने बोल दिया है तो डालो। तो वो एक छोटे छोटे पॉइंट्स मैं वो रेसिपी की ओर उनको लेके जाता हूँ, वो कई बार फेल होते हैं, लेकिन फिर वो सही रेसिपी की ओर मैं लेके जाता हूँ उनको। तो ये मेरा काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है और ये मैं निभाता हूँ। लेकिन चैनल का यहाँ पे कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पे कि आपको किसको स्टार देना है, किसको नहीं देना है, या नहीं, पूरा आपके ऊपर? ये आई टेल यू, मतलब ये बहुत अच्छी बात है इस शो की कि चैनल कोई पार्ट में इंटरफियर बिल्कुल नहीं करता, और जो चीज़ जेन्युइन है वो हम बताते हैं। और कई बार तो ऐसे होता है कि सबको लग रहा है नहीं बॉस ये तो बन गई, ज़बरदस्त चीज़ बनी है, फिर मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ के सबको खिलाता हूँ। मैं पहले समझ जाता हूँ कि इसमें क्या कम है, फिर मैं सबको खिला देता हूँ कि मैंने कहा अब आप ओपिनियन दीजिए, आपको क्या लग रहा है इसमें? सर नमक कम है, सर जला हुआ टेस्ट आ रहा है। तो मैंने कहा एग्जैक्टली, ये दिख रहा अच्छा, लेकिन इसमें ये एलिमेंट्स थोड़े खराब हो गए हैं। तो फिर देन दे ऑल एग्री, हाँ कि यार नहीं यार जेन्युइनिटी है, स्टार जिसको मिल रहा है वो बिल्कुल जेन्युइनली मिल रहा है, जेन्युइन मिल रहा है। इस बार की टीआरपी बहुत अच्छी आई है, ओपन टीआरपी आपको बहुत बेटर मिली है जी। कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ता है जब टीआरपी अच्छी आती है कि यार कि अब हमें और बेटर एपिसोड लेकर आना पड़ेगा? 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अब आप ऐसे काम पे उतरे हो जहाँ पे आपको और बेटर करना है और मुझे लगता है कंसिस्टेंट रहना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंसिस्टेंसी जिसको कहता है ना, सक्सेस हैज़ टू बी रिपीटेड एंड इट हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। उस एलिमेंट में रह के आपने इम्प्रूव करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हमारे लिए प्रेशर बनाए रखती है। इनफैक्ट जब हमें सेकेंड सीज़न के लिए भी बुलाया गया था तो हमें भी लग रहा था कि अब टीआरपी पिछले सीज़न की इतनी बेहतर थी, अब कुछ नए लोग भी आ रहे हैं,
चैनल ने मुझे बिल्कुल नहीं बताया था कि कौन नए लोग आ रहे हैं। बोले आप सेट पे मिलोगे उनसे। मैं कहा ठीक है। पहले से आपको एक भी नाम नहीं एक भी नाम नहीं बताया कि कौन से पुराने रिपीट हो रहे हैं या कौन से नए आ रहे हैं? वो कोई चीज़ बताई नहीं। वहाँ जाके पहले दिन मैंने देखा अच्छा ये रिपीट हुए हैं, ये नए हैं, और ये नए हैं मतलब तो पहली बार जाके मैं मिला उनसे और उनकी जानकारी ली। पर ठीक है, मतलब ऐसे चैलेंजेस हमारे पास भी आते हैं, तो ऐसी डिशेस के भी चैलेंजेस हमारे पास आते हैं, तो प्रेशर तो हमारे पर बना रहता है। अब टीआरपी इतनी बढ़िया आई है कि प्रेशर तो बन गया जी, और इसको कंसिस्टेंट रखना वो सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन सीजन 1 जो ऑफर गया कहीं ना कहीं आपके लिए शॉकिंग था वो, कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छा हो रहा है। था जी, एक देखिए एक सक्सेस स्टोरी होती है, लेकिन मुझे एक चीज़ उस वक्त लगी कि ठीक है कंटिन्यूटी रहती तो अच्छी बात है। आप ऑडियंस में दिख रहे हो, आप टेलीविज़न में दिख रहे हो, आपके पर्सनल मार्केटिंग प्लान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके दूसरे बिजनेसेस पे कहीं अच्छा रब ऑफ हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें अच्छी बात है। लेकिन हम सबको एक ब्रेक की ज़रूरत थी, ये 100% था। देखिए ऑनेस्टली कहूँगा कि मेरे लिए, जो मैं पर्सनली कहूँगा कि शूट के एक दिन पहले मुझे खुद को तैयार करना पड़ता है। शूट वाले दिन बहुत स्ट्रेस रहता है, क्योंकि आप बहुत शूट करते हो, और ये सिर्फ मैं ही नहीं कहता हूँ, 13 के 13 मेरे साथ वाले जो लोग होते हैं, जो हम 12 घंटे खड़े रहते हैं और एक आध घंटा में ब्रेक मिलता है, 12 घंटे हम खड़े रहते हैं, और 12 घंटे खड़े होने के बाद इतने थक जाते कि अगले दिन उठ नहीं पाते। तो इतनी थकान होती है पूछिए मत। तो हम उस वक्त सोच ही रहे थे कि अब थोड़ा सा ब्रेक हमें मिलना चाहिए, एक ब्रीदिंग स्पेस मिलनी चाहिए। यस, हम ज़रूर चाहते हैं कि कौन नहीं चाहेगा कि कंटिन्यू रहे, कोई चीज़ अच्छी चल रही है तो एक ब्रेक ज़रूरी होता है। अब आप यहाँ पे टीआरपी इतनी अच्छी आई तो मुझे लगता है कि ये चलते रहे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी एक टाइम के बाद हम सोचेंगे कि थोड़ा ब्रेक तो चाहिए होता है, ब्रेक चाहिए होता है। सो इस बार कितने एपिसोड सोचे हैं आप लोग ने? तो इस वक्त तो हमें जो बताया गया है, हमारी डेट्स जो है अप्रैल तक की ब्लॉक की गई है। ऑलमोस्ट समझिए कि 30 एपिसोड्स की डेट ब्लॉक की गई है। उसके आगे हम पता नहीं अब क्या होता है। और एक दिन में कितने एपिसोड आप लोग शूट कर हम लेते हैं? जनरली 2 एपिसोड शूट करते हैं एक दिन में, और उससे ज़्यादा कर भी नहीं पाएंगे। 2 एपिसोड के लिए 12 घंटे लग जाते हैं ऑलमोस्ट। आपने देखा जिस तरह का वहाँ पे चैलेंज होता है, वो 12 घंटे लग जाते हैं ऑलमोस्ट। थैंक यू सो मच Thank you, sir. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you so आई much, होप sir. आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। थैंक यू सर।